हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो प्यारे दोस्तों, हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कुछ भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले वाले भाग में हमने कंप्लीट किया था किसी एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है वो ज्ञात किया था हमने इससे पहले वाले भाग में। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी पॉइंट का आगे का भाग है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले भाग में लिया था किसी एक बिंदु आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र होगा किसी अन्य बिंदु पर। फॉर्मूला हमारे पास में आया था E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर जो था वो इस आवेश से और इस बिंदु के बीच की दूरी है। क्लियर है यहां तक। हमारे पास हर पॉइंट जो है वो आगे वाले पॉइंटों का लिंक ही होगा, यानी आगे वाला पॉइंट अगर आप समझना चाहते हो तो उसके पहले वाले पॉइंट का बेस आपका क्लियर होना चाहिए। पॉइंट को समझिए, एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है इतना। क्लियर है। इसका मतलब यहां P बिंदु के ऊपर कौन सा आवेश रखा हुआ होता है, Q नोट आवेश यानी टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखिए, आवेशों के निकाय के कारण, यानी अब हमारे पास एक आवेश नहीं बल्कि अनेक आवेशों का एक समूह बना हुआ है, ग्रुप हमारे पास में है। तो अनेक आवेशों की वजह से इस बिंदु P पर टोटल कितना विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वो ज्ञात करेंगे हम आज की क्लास में। समझ में आ चुका होगा। आप देखिए, अगर एक आवेश है, माना ये Q1 है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। दूरी भी R1 मान लेते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर, और विद्युत क्षेत्र भी कितना हो गया E1। कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। अब देखिए, यदि यहां पर एक अन्य आवेश और मौजूद है तो जो प्रक्रिया ये Q1 इस बिंदु P पर करेगा, या जो प्रोसेस Q नोट पे ये Q1 आवेश करेगा, तो क्या वैसा ही प्रोसेस ये Q2 इस Q नोट पर नहीं करेगा, क्योंकि Q2 जो है वो भी आवेश है, Q1 जो है वो भी आवेश है, दोनों ही आवेश हैं। इसका मतलब जो जो गुणधर्म वगैरह इस आवेश में है वो सारे के सारे गुणधर्म इसमें है। तो जो प्रोसेस इस Q1 के द्वारा यहां पर हो रहा है वैसा ही प्रोसेस Q2 के द्वारा भी P पर होगा या Q नोट पर होगा। तो इसका मतलब अगर इस Q2 की इस बिंदु P से दूरी R2 मान लें तो Q2 की वजह से इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका फॉर्मूला दिमाग में आ चुका होगा। E2 बराबर हो जाएगा के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर। अगर मान लीजिए एक आवेश यहां पर और मौजूद है, वो है Q3, और Q3 की इस बिंदु P से जो दूरी है वो हम R3 मान लेते हैं। तो Q3 की वजह से यहां पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा, क्लियर है, कितना आएगा E3 बराबर के Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। क्लियर है, सेम टू सेम रहेगा भाई। यहां पर Q1 जो प्रोसेस करेगा वैसा ही प्रोसेस Q2 की वजह से होगा, वैसा ही प्रोसेस Q3 की वजह से होगा। फाइनल फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, जिस आवेश की वजह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो आवेश आता है, और उस आवेश से बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग आता है उसके अपॉन में। तो फाइनल हमारे पास क्या समझ में आया कि अगर एक आवेश है तो ये फॉर्मूला, अकेला आवेश है ये फॉर्मूला, अकेला आवेश है ये फॉर्मूला, लेकिन अनेक आवेश मौजूद हैं तो उन सब की वजह से इस P बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा वो ज्ञात करेंगे हम सदिश योग के द्वारा। और जब एक ही बिंदु पर अनेकों के कारण जो कैलकुलेशन की जाएगी उसको यूज करते हैं हम अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अनेक आवेश मौजूद हों तो उन सभी आवेशों की वजह से इस P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो परिणामी विद्युत क्षेत्र इन अलग अलग आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है उन सब का कौन सा योग होगा, सदिश योग होगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों के लिए हम जो योग ज्ञात करते हैं वो होता है सदिश योग। और अगर आप कैलकुलेशन अदिश राशि के लिए कर रहे हो तो वहां पर हम यूज करते हैं बीजगणितीय योग। तो सेम पॉइंट हमारे पास वैसा ही बन गया जैसे कूलॉम के नियम के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत था, वहां पर हम टोटल बल ज्ञात करते थे, यहां पर हम टोटल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे पास क्या अर्थ निकलेगा कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के क्या होगी, बराबर होगी। यानी हमारे पास सभी आवेशों की वजह से फाइनल विद्युत क्षेत्र E है, तो वो फाइनल विद्युत क्षेत्र क्या होगा
Q1 की वजह से E1, Q2 की वजह से E2, Q3 की वजह से E3, अगर 4 नंबर का है E4। इसी प्रकार से हमारे पास आवेशों के निकाय में कितने आवेश ले सकते हैं हम? n आवेश ले सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा En। E1, E2, E3 ये सब क्रम से इस प्रकार के ही होंगे जो आपके सामने मान रखना है, कॉमन लेना है और सिग्मा यूज करके हम इसका फाइनल फॉर्मूला ज्ञात करना है। तो अब हम इसको सिस्टम से लिख लेते हैं। तो स्वागत है आप सभी का पुणे मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो डायग्राम समझ लेते हैं इसका विस्तार से। माना कि कोई मूल बिंदु O यहां पर है, तब सबसे पहले तो हम उन आवेशों की स्थितियों का करेंगे निर्धारण। तो माना Q1 आवेश यहां पर है और इस Q1 आवेश का इस बिंदु O से स्थिति सदिश जो है वो R1 वेक्टर हम मान लेते हैं। बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। इसी प्रकार से कोई दूसरा आवेश है, उसका स्थिति सदिश जो है वो R2 वेक्टर है, क्योंकि उनकी पोजीशन का निर्धारण करना भी जरूरी है। अब माना कि हमारे पास जिस बिंदु की हम बात करते हैं वो बिंदु P यहां पर है और उस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है, या RP वेक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेशन के लिए हम P बिंदु के ऊपर जो चार्ज मानते हैं वो चार्ज Q0 होता है और उस Q0 के द्वारा जो बल अनुभव किया जाता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए हमने यहाँ पर R0 यूज किया है। माना कि हमारे पास कोई अन्य आवेश जो है वो है एक और Q3 आवेश है और उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? R3 वेक्टर। अनेक आवेश हो सकते हैं, तो इस प्रकार से क्रम से बढ़ते जाएं तो हमारे पास कोई n वा आवेश है और वो है Qn, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो Rn वेक्टर है। क्लियर है? ये तो हो गए इनके स्थिति सदिशों के बारे में वर्णन। अब आप ये देखिए कि Q1 की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र आएगा, 2 की वजह से P पर आएगा, 3 की वजह से, इसी प्रकार से nवें आवेश की वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आएगा। तो हमें चाहिए क्या? आवेश से बिंदु के बीच की दूरी और उसकी एक डायरेक्शन। तो देखिए Q1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, क्योंकि Q1 जो है पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है आवेश से बिंदु की ओर या आवेश से बाहर की ओर जाती हुई। ये हम समझ चुके हैं इससे पहले वाले भागों में। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है उस दूरी को मैं मान लेता हूं R। यहां पर जा रहे हैं हम 0 की ओर, तो 0 1 यानी R01 ये हो गया इस साइड में। क्लियर? और इस विद्युत क्षेत्र को मैं मान लेता हूं वेक्टर। समझ में आ चुका होगा। सेकंड पॉइंट लीजिए, Q2 की वजह से, तो Q2 भी पॉजिटिव ले रखा है हमने, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी इस तरफ और वो विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं हम E2। बिल्कुल आराम से तसल्ली से आप बनाइए और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम R02 वेक्टर। क्लियर? आप इसका परिमाण यूज करेंगे तो यहां से वेक्टर हट जाएगा। इसी प्रकार से Q3 की वजह से अगर हम ये देखते हैं तो ये आएगा इस साइड में, यहां पर आ जाएगा विद्युत क्षेत्र कौन सा? E3 वेक्टर। और ये जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R03 वेक्टर। बिल्कुल सफाई से आप यहां पर डायग्राम बनाइए। यहां पर लेते हैं हम Qn आवेश और Qn आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ होगी। देखिए यहां पर आएगा Qn की वजह से और विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं En वेक्टर और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो हो जाएगी प्यारे दोस्तों R0n वेक्टर। ये हमारे पास इसका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया उसकी संरचना हम यहाँ पर लिखते हैं। तो संरचना में आपने क्या किया? तो हमने क्या किया? यहाँ पर आवेशों का एक निकाय लिया जिसमें आवेश हैं Q1, Q2, Q3 डॉट Qn आवेश हैं। ये आवेशों के निकाय में आवेश हैं जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये रहा R3 वेक्टर और डॉट Rn वेक्टर हैं। क्रम से उनकी पोजीशन बता दी। अब हमारे पास Q1 की वजह से विद्युत क्षेत्र E1, Q2 की वजह से विद्युत क्षेत्र है E2, Q3 की वजह से विद्युत क्षेत्र है E3 और Qn आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है En। यहां तक हम इसमें नोट कर सकते हैं। ये इसकी लैंग्वेज कंप्लीट हो चुकी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। जैसे जैसे आपने यहां पर क्रिया की है वही क्रिया हमने यहां पर लिखी है। माना आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3 डॉट Qn आवेश हैं जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमश है, यानी जिस क्रम में ये आवेश हैं उसी क्रम में उनके स्थिति सदिश हैं। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर डॉट Rn वेक्टर हैं। चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं कि आवेशों से बिंदु P के बीच की जो दूरियां हैं वो क्रम से R01, R02, R03 डॉट R0n है। तब हम यहां पर अब क्या करेंगे? पहले Q1 की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, 2 की वजह से ज्ञात करेंगे, 3 की वजह से ज्ञात करेंगे और n की वजह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास लैंग्वेज हो जाएगी Q1 आवेश के कारण, बिल्कुल एक ही तरीके का उपयोग करेंगे।
Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही है, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 वेक्टर बराबर, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं K, या K की जगह यूज कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारे पास में है K, आवेश है Q1 और अपोन में हमारे पास में आ जाएगा R², यानी आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, और वो हमारे पास में R01 वेक्टर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दूरी का वर्ग होता है, और यहाँ पर आ जाएगी इसकी दिशा R01 कैप। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी प्रक्रिया जो है वो किस में है, निर्वात में है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं Q2 आवेश के कारण, इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E2 वेक्टर बराबर, यहाँ पर आ जाएगा K, यहाँ पर 2/R02 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यहाँ पर R02 कैप, यहाँ पर दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से थर्ड आवेश की वजह से, फोर्थ आवेश की वजह से, इसी प्रकार से nवें आवेश की वजह से आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा इसी प्रकार, आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा E3 वेक्टर बराबर, देखिए K खुद आवेश 3, आवेश से बिंदु के बीच की जो दूरी है वो लेंगे, यहाँ पर वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R03 कैप, इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ जाएगा थर्ड। इसी प्रकार से nवें आवेश की वजह से आ जाएगा, और फिर हम उन सबको जोड़ देंगे, यानी उनका टोटल कर लेंगे, सदिश योग कर लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा इन सभी आवेशों की वजह से बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान। फिलहाल आप इसको यहाँ तक कर लीजिए नोट, ये इसका अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन, डायग्राम की थ्योरी, एक आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, इसी प्रकार से जितने भी आवेश हैं सब की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उन सब का सदिश योग करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे आज की क्लास का। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक। इसके आगे का जो भाग है जो कि nवें आवेश के कारण है, यानी Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, सेम उसी तरीके से लगाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, बस आपको डिजिट चेंज करना है और फॉर्मूला आपके सामने आता जाएगा। E वेक्टर n, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K, यहाँ पर आवेश Qn, यहाँ पर दूरी नोट n वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर वेक्टर मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर R नोट n का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस जो है वो ऑलरेडी एक अदिश राशि होती है। यहाँ पर हो जाएगा R नोट कैप। क्लियर है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन से सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत से। क्लियर है। अब हमारे पास देखिए E वेक्टर या EP वेक्टर भी आप लिख सकते हैं, E1 वेक्टर, हमारे पास E2 वेक्टर, E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस En वेक्टर, सब के मान यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो हमारे पास E वेक्टर बराबर आ जाएगा, E1 का मान देखिए आपके सामने है, कि यहाँ पर Q1 R01 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R01 कैप, ये हो गया फर्स्ट मान। सेकंड आपके सामने है, वो पुट कर लीजिए, कि Q2 अपॉन R02 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R02 कैप। इसी प्रकार से थर्ड के लिए मान ज्ञात कर लीजिए, Q3 अपॉन R03 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R03 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस, यानी और आवेश जो होंगे उनके द्वारा भी यहाँ पर माना जाएगा। फाइनल हो गया n की वजह से, कि Qn अपॉन R0n वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R0 कैप। यहाँ तक हमारे पास पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब इस लाइन में देखिए, यहाँ से K जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी जो बचा वो आपके सारे के सारे पद चेंज हो जाते हैं, यानी 1 की वजह से 1 का मान, 2 की वजह से 2 का मान। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर कॉमन लेंगे और यहाँ पर सिग्मा का उपयोग करके फाइनल इसका फॉर्मूला लॉक करते हैं। तो ले लेते हैं हम यहाँ पर K को कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा देखिए, Q1 अपॉन R01 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R01 कैप, बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा,
प्लस यहाँ पर बच गया देखो हमारे पास Q2 R नोट 2 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R नोट 2 कैप, प्लस में हमारे पास में आ जाएगा Q3 अपॉन R नोट 3 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R नोट 3 कैप। बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ डिजिट चेंज हो रही है और यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए आप हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर सभी पदों के देखिए नंबर चेंज हो रहे हैं, सभी पदों के नंबर चेंज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब ब्रैकेट में जो भी मान है उसको आप सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, और सिग्मा के रूप में जब भी लिखते हैं तो सिग्मा में वही मान लिखे जाते हैं जो चेंज होते हैं। के यहाँ पर चेंज नहीं था इसलिए के को कर दिया बाहर, के का मतलब था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो भी मान है उनको आप ऐसे कैसे लिख लीजिए पहले, तो फिलहाल यहाँ पर जो भी मान हमारे पास अवेलेबल है उनको इसी रूप में लिख लीजिए, बाकी एक्स्ट्रा करेंगे अब इसके बाद। देखिए इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, तो जो चेंज हो रहा है उसके आगे सिंबल लगा दीजिए आप I। क्लियर है? यहाँ पर देखिए R नोट 1, R नोट 2, R नोट 3, R नोट n, यानी नोट यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा लेकिन इसके आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है तो वहां लगाते देते हैं हम I। नीचे वाले में देखिए नोट चेंज नहीं हो रहा लेकिन इसके आगे वाला नंबर चेंज हो रहा है, और सभी में कॉमन देखिए I का जो मान है वो हम मानेंगे कितना 1, क्योंकि ये नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 1 1, इसका मतलब I का मान 1 से स्टार्ट हुआ और लास्ट कहां तक पहुंच रहा है प्यारे विद्यार्थियों n तक, और वो मान लिख दिया जाता है कहां पर n में। तो ये हो गया हमारे पास P बिंदु पर सभी आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फाइनल फॉर्मूला। अगर हमारे पास 3 आवेश मौजूद हैं तो आप 1 का मतलब लिखिए ये वाला पद, सिग्मा का मतलब है योगफल का चिन्ह लगाइए, सेकंड लिखिए योगफल का चिन्ह लगाइए, थर्ड लिखिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था हमने, क्योंकि हम जानते थे कि एक आवेश की वजह से उससे कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। R जो थी वो आवेश से बिंदु के बीच की दूरी थी, आवेश वो था जिसका विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करना चाहते थे, तो हमने 1/1 की वजह से सबके मान ज्ञात किए, उन सबका सदिश योग किया और फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये वाला। तो प्यारे दोस्तों ये था हमारे पास में विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या हम ये कह सकते हैं अनेक आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाता है हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि उनका भी टॉपिक कंप्लीट हो सके, और यदि टॉपिक आपका क्लियर हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट भाग, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिनमें से लगभग आपकी हर बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो नोट कर लीजिए यहां तक, नेक्स्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तब तक के लिए धन्यवाद।